फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज का। तो इसमें क्या है, इसमें तीन पार्ट्स हैं इसके, ए बी सी, और तीनों ये जो तीन टर्म्स गिवन है इनकी आपको डायमेंशंस फाइंड करनी है। ठीक है, जो फर्स्ट टर्म अगर हम देखें तो फर्स्ट टर्म जो है वो दिया इंटीग्रेशन ई डॉट डी एल, इंटीग्रेशन ई डॉट डी एल। ठीक है, तो इसकी डायमेंशन हमें फाइंड करनी है। तो एक फॉर्मूला आपको याद होगा कि फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करते हैं, ठीक है, तो वो होता है इंटीग्रेशन ई डॉट डी एल। और इसकी जो लिमिट्स होती हैं वो होंगी आपकी इनिशियल पॉइंट से लेकर फाइनल पॉइंट तक, और यहाँ पे क्या लगा होता है, एक माइनस। ठीक है, फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का जो पोटेंशियल होता है किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में, अगर मान लीजिए किसी रीजन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट का डिफरेंट डिफरेंट पोटेंशियल होगा। ठीक है, तो मान लीजिए ये इनिशियल पॉइंट है और ये क्या है, फाइनल पॉइंट। तो इनके बीच में अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल, तो वो होता है माइनस इंटीग्रल ई डॉट डी एल, और लिमिट्स इनिशियल से लेकर फाइनल। इसका मतलब ये जो इंटीग्रेशन है ई डॉट डी एल, इसकी डायमेंशंस वही होंगी जो पोटेंशियल की डायमेंशन होती हैं। ठीक है, तो पोटेंशियल क्या होता है, तो पोटेंशियल जो होता है वो होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, तो उसकी अगर डायमेंशन फाइंड करनी है तो वर्क डन की डायमेंशन क्या होती है, तो वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी हो गया एम एल टू टी माइनस टू, और चार्ज होता है करंट इंटू टाइम, यानी ए टी। ठीक है, तो इसकी जो डायमेंशन बन गई वो बन गई आपकी एम एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस वन। क्लियर। अब अगर इसका सेकंड पार्ट देखें तो सेकंड पार्ट दिया वी वी एल। ठीक है, वी वी एल। ठीक है, तो एक फॉर्मूला आपको ध्यान आना चाहिए कि जैसे मान लिया अगर कोई रॉड है और ये रॉड की लेंथ है एल, और ये वी वेलोसिटी से किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रही है। मान लिया ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इन्वर्स डायरेक्शन में है, और वो कितना दिया है, मैग्नेटिक फील्ड बी। ठीक है, एल लेंथ की रॉड इस वी वेलोसिटी से वी के मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रही है। तो आपको समझ में आना चाहिए कि इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला था, जो ईएमएफ इंड्यूस का फॉर्मूला था, तो वो आया था कुछ वी वी एल, या उसको आप लिख सकते हो वी वी एल, कुछ भी लिख लो, एक ही बात है। ठीक है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला था। ठीक है, लेकिन इसमें एक स्पेशल पॉइंट ये था कि इस केस में ये फॉर्मूला सिर्फ तभी ट्रू हो सकता है जब वेलोसिटी, लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होनी चाहिए, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। जैसा कि इस केस में लेंथ और वेलोसिटी के बीच में कितना एंगल है, 90। वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कितना एंगल है, 90। मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ के बीच में कितना एंगल है, 90। यानी आप कोई से भी दो पकड़ो, इसमें से कोई से भी दो क्वांटिटीज पकड़ो, हर दो के बीच में कितना एंगल मिलेगा, 90 डिग्री। ठीक है, तो वेलोसिटी, लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड अगर ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, और तो रॉड के दोनों टर्मिनल के अक्रॉस जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो कितना होता है, वी वी एल। ठीक है, तो इसका मतलब वी वी एल की जो डायमेंशन होगी वो वही होगी जो ईएमएफ इंड्यूस की डायमेंशन है, जो कि पोटेंशियल की डायमेंशन है। पोटेंशियल की डायमेंशन हमने फर्स्ट केस में निकाली थी, तो वही इसका आंसर हो जाएगा। तो इसकी डायमेंशन हो जाएगी एम एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस वन, सेम डायमेंशन। क्लियर। अगर हम सी पार्ट की बात करें, सी पार्ट दिया डी फाइव बाई डी टी। ठीक है, तो आपको फेराडे लॉन्स लॉ पता होना चाहिए। जो फेराडे लॉ है वो ये कहता है कि किसी भी लूप में जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो होता है माइनस डी फाइव बाई डी टी, और ये मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फ्लक्स है। ठीक है, जैसे मान लिया कोई लूप है और उस लूप में कुछ मैग्नेटिक फील्ड है, और अगर वो मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ वेरी कर रहा है तो उस मैग्नेटिक फील्ड का जो लिंक्ड फ्लक्स होगा उस लूप से वो भी टाइम के साथ वेरी करेगा, तो उस लूप में एक ईएमएफ इंड्यूस होता है। ठीक है, और वो ईएमएफ इंड्यूस किसके बराबर होता है, तो होता है माइनस डी फाइव बाई डी टी। फाइव क्या है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द लूप या लिंक्ड फ्रॉम द लूप। ठीक है, तो अगर फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो यहाँ से सीधा सा मतलब है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है इसकी डायमेंशन वही होगी जो ईएमएफ इंड्यूस की डायमेंशन है। इसका मतलब इसकी भी डायमेंशन वही होगी जो ईएमएफ इंड्यूस या पोटेंशियल की डायमेंशन है। और वो कितनी आई, वो फर्स्ट दोनों केसेस में हमने निकाला था, वो आई थी एम एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस वन। क्लियर। सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में आपको दिया है फ्लक्स टाइम का फंक्शन। ठीक है, इसमें क्या है, फ्लक्स ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड थ्रू ए क्लोज लूप चेंजेस विद टाइम अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। ठीक है, कोई क्लोज लूप है और उस लूप में से कुछ फ्लक्स पास कर रहा है, और वो फ्लक्स टाइम के साथ कैसे वेरी कर रहा है वो इक्वेशन गिवन है। ठीक है, तो फ्लक्स फाई दिया है आपको ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी। ठीक है, और फर्स्ट पार्ट में पूछ रहे हैं राइट एसआई यूनिट्स ऑफ ए बी एंड सी। ठीक है,
तो किसी भी इक्वेशन में अगर आप देखोगे, अगर आपको ए बी और सी की ऐसे यूनिट्स फाइंड करनी है, तो जो फ्लक्स है वो किसके बराबर है, ए टी स्क्वायर एक टर्म है, दूसरा टर्म बी टी है और तीसरा टर्म सी है, ठीक है। तो दो जिन टर्म्स को हम ऐड करते हैं तो वो उन दो टर्म्स को हम तभी ऐड कर सकते हैं जब दोनों की डायमेंशंस और दोनों की यूनिट्स क्या हों, सेम, ठीक है। तो अगर आप बी टी और सी को ऐड कर रहे हो, इसका मतलब सी की डायमेंशन या सी की यूनिट बी टी की यूनिट के बराबर है और बी टी की यूनिट ए टी स्क्वायर यूनिट के बराबर है। और दो टर्म्स अगर इक्वल भी हैं तो वो तभी इक्वल हो सकते हैं जब दोनों की डायमेंशंस या यूनिट्स क्या हों, इक्वल हों, सेम हो। इसका मतलब ए टी स्क्वायर की वही यूनिट होगी जो फाई की यूनिट है, ठीक है। तो यूनिट ऑफ फाई की यूनिट है क्या, तो फाई की यूनिट है वेवर। फ्लक्स है, फ्लक्स को हम किस में मेजर करते हैं, वेवर में, ठीक है। तो ए टी स्क्वायर की भी यूनिट क्या होगी, वेवर। बी टी की भी यूनिट क्या होगी, वेवर। और सी की भी यूनिट क्या होगी, वेवर। तो ए की यूनिट क्या होगी, तो ए की यूनिट होगी वेवर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि ए इंटू टी स्क्वायर की यूनिट थी वेवर, तो ए फाइंड करेंगे तो टी स्क्वायर से क्या करेंगे, इधर ला के डिवाइड, तो ए की यूनिट होगी वेवर पर सेकेंड स्क्वायर। बी की यूनिट क्या बन जाएगी, तो अगर आप ऐसे देखोगे तो बी की यूनिट बन जाएगी आपकी वेवर पर सेकेंड। और सी की यूनिट क्या होगी, तो सी की यूनिट डायरेक्टली हो जाएगी वेवर, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट कह रहे हैं, इफ़ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ ए बी एंड सी आर 0.2, 0.4 एंड 0.6 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द इंड्यूस ई एम एफ एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स, ठीक है। आपको इंड्यूस ई एम एफ फाइंड करना है टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स में, ठीक है। तो जो इंड्यूस ई एम एफ होता है, तो फेराडे लॉ ये कहता है कि इंड्यूस ई एम एफ किसके बराबर होता है, डी फाई बाई डी टी के, ठीक है। यहाँ माइनस भी होता है, लेकिन अगर इंड्यूस ईएमएफ का मैग्नीट्यूड पूछा जाएगा तो मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है, तो वो सिंपली होता है मॉड ऑफ डी फाई बाई टी टी, ठीक है। तो बस आपको डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट करेंगे तो वो हो जाएगा 2AT प्लस बी प्लस 0, ठीक है ये। और इसमें टाइम कितना दिया गया आपको, टाइम दिया 2 सेकेंड्स। और ए बी सी की वैल्यू पे ईएमएफ इंड्यूस डिपेंड नहीं कर रहा है, क्योंकि उसमें सी आया ही नहीं है, ठीक है। सिर्फ किस किस पे डिपेंड करेगा, वैल्यू ऑफ ए एंड वैल्यू ऑफ बी। तो 2A कितना है, ए दिया 0.2 और टाइम कितना है 2 सेकेंड्स, प्लस बी कितना दिया है, बी दिया आपको 0.4। तो अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 8.8 प्लस 0.4, तो ये आ जाएगा 1.2 वोल्ट, ठीक है। कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, तो वो आ जाएगा 1.2 वोल्ट। थर्ड क्वेश्चन करते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें क्या है, मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा है टाइम के साथ, वो आपको गिवन है। इस एक्सिस पे गिवन है मैग्नेटिक फील्ड, ये वर्टिकल एक्सिस है मैग्नेटिक फील्ड, टेस्ला में गिवन है ये। और इस एक्सिस पे गिवन है टाइम, और ये जो टाइम की यूनिट है वो मिली सेकेंड्स है, सेकेंड्स नहीं है, ठीक है। कैलकुलेट द ईएमएफ, एवरेज ईएमएफ इंड्यूस्ड इन ए कंडक्टिंग लूप ऑफ एरिया 2 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर। एक लूप है और उसको आपको एरिया दिया है, ठीक है। एरिया कितना दिया है, तो एरिया दिया है 2 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर। प्लेस परपेंडिकुलर टू द फील्ड इन ईच ऑफ द प्लेस परपेंडिकुलर टू द फील्ड इन ईच ऑफ द 10 मिलीसेकेंड इंटरवल शोन, ठीक है। हर 10 मिलीसेकेंड के इंटरवल में यहाँ पे आपको ग्राफ बना के दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या फाइंड करना है, एवरेज इंड्यूस ईएमएफ, ठीक है, हर 10 मिलीसेकेंड के इंटरवल में, ठीक है। फर्स्ट पार्ट ये पूछ रहा है, कैलकुलेट द एवरेज इंड्यूस ईएमएफ इन ईच ऑफ 10 मिली सेकेंड्स इंटरवल शोन, ठीक है। एवरेज, तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, तो एवरेज ईएमएफ इंड्यूस जो होगा, वैसे तो फॉर्मूला होता है डी फाई बाई डी टी, वो ईएमएफ इंड्यूस इंस्टेंटेनियस होता है, लेकिन जब एवरेज होगा तो ये हो जाएगा डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, ठीक है। और फ्लक्स जो होता है, किसी भी लूप से पास होने वाला जो फ्लक्स है वो होता है बी इंटू ए, ठीक है। अब सिंस इसमें एरिया नहीं चेंज हो रहा है, इसमें सिर्फ क्या चीज़ चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड, तो इसी फॉर्मूले को आप लिख सकते हो, एरिया कांस्टेंट है तो उसको बाहर लिख दिया, सिर्फ क्या चेंज कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड, तो डेल्टा बी बाई डेल्टा टी, ठीक है। मैंने क्या लिखा है, मैंने इस फाई को लिखा बी इंटू ए। अब सिंस एरिया टाइम के साथ कांस्टेंट है, एरिया वेरिएबल नहीं है, तो एरिया को मैंने बाहर लिखा है, तो सिंपली क्या आ जाएगा, ए बाहर आ गया तो क्या बचेगा, डेल्टा बी बाई डेल्टा टी, ठीक है। तो अब 4 पार्ट्स में आपको मैं ईएमएफ इंड्यूस फाइंड करना है। तो फर्स्ट पार्ट में अगर ईएमएफ इंड्यूस देखेंगे तो ईएमएफ इंड्यूस का जो फॉर्मूला बेसिकली जो फॉर्मूला था वो यहाँ पे एक माइनस साइन भी होता है, वो माइनस साइन ये बताता है कि ये जो ईएमएफ इंड्यूस है
वो फ्लक्स में होने वाले चेंज को अपोज करेगा, ठीक है। अगर फ्लक्स टाइम के साथ बढ़ रहा होता है तो ये ईएमएफ इंड्यूस उसको कम करने की कोशिश करता है, और अगर फ्लक्स टाइम के साथ कम हो रहा होता है, डिक्रीज कर रहा होता है फ्लक्स, तो ये ईएमएफ इंड्यूस उसको बढ़ाने की कोशिश करता है, ठीक है। ये माइनस साइन ये बताता है, ये जो माइनस साइन आया ये लेंस लॉ की वजह से आया, लेंस ने लगाया यहाँ पर माइनस साइन, ठीक है। तो यहाँ पे हम माइनस लगा देते हैं, तो ईएमएफ इंड्यूस का फॉर्मूला बन गया माइनस ए डेल्टा बी बाई डेल्टा टी। डेल्टा बी क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल मैग्नेटिक फील्ड माइनस इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड डिवाइडेड बाई टाइम डेल्टा टी। अब बस आप वैल्यूज पुट करते जाओ और आंसर निकालते जाओ। तो फर्स्ट पार्ट में अगर हम ईएमएफ इंड्यूस 1 बताएं तो वो कितना आएगा, माइनस ए कितना है, ए था आपका 2 इंटू 10⁻³ ईएमएफ इंड्यूस। फाइनल कितना है, ईएमएफ इंड्यूस फाइंड कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल कितना है मैग्नेटिक फील्ड 10 मिली सेकेंड्स पे, तो वो है 0.01, माइनस इनिशियल कितना है 0 अपॉन डेल्टा टी, तो 10 मिली सेकेंड्स को सेकेंड्स में कन्वर्ट करते हैं तो 10⁻⁻3, ठीक है। तो जब आप इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका -2 मिली वोल्ट, क्लियर। इसी तरह से सेकंड के लिए अगर आप देखोगे, सेकंड 10 मिली सेकेंड्स के लिए, 10 से लेकर 20 के लिए देखोगे तो फाइनल मैग्नेटिक फील्ड कितना पुट करेंगे तो हो जाएगा 0.03, और इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड कितना पुट करेंगे तो हो जाएगा 0.01, ठीक है। तो वहाँ से जो आंसर आएगा सेकंड वाले के लिए E2 अगर कहें तो वो आ जाएगा -4 मिली वोल्ट, ठीक है। थर्ड वाले के लिए जो आंसर आएगा वो आ जाएगा आपका +4 मिली वोल्ट, खुद से करके वैल्यूज पुट करते जानी है आपको। और फोर्थ का जो आंसर आएगा वो आ जाएगा आपका +2 मिली वोल्ट। ये सारे आंसर मिल जाएंगे आपको, ठीक है। फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट में वो पूछ रहे हैं इन विच इंटरवल्स इज द ईएमएफ नॉट कांस्टेंट, किस इंटरवल में ईएमएफ कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, एवरेज नहीं, ठीक है, किसी भी टाइम पूछा जाएगा तो किस इंटरवल कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। तो अगर आप फॉर्मूला देखो ईएमएफ कांस्टेंट का, सॉरी ईएमएफ का जो फॉर्मूला, तो ईएमएफ इंड्यूस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है d∅dt। एरिया कांस्टेंट है तो एरिया बाहर लिखा है तो इसको मैंने लिख दिया dB/dt। अब इसको ढंग से समझना आप, ईएमएफ इंड्यूस का फॉर्मूला क्या था, d∅dt, ठीक है, या -d∅dt, और एरिया कांस्टेंट है तो एरिया बाहर लिख दिया तो ये बन गया -a × dB/dt, ठीक है। अब आपको यहाँ से ढंग से समझना है, अगर dV/dt कांस्टेंट है तो ईएमएफ कांस्टेंट रहेगा, और dV/dt कांस्टेंट नहीं है तो ईएमएफ कांस्टेंट नहीं रहेगा, ठीक है। और dV/dt है क्या, तो dV/dt है स्लोप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस टाइम ग्राफ। तो अगर स्लोप और मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस टाइम ग्राफ कांस्टेंट होगा तो ईएमएफ इंड्यूस कांस्टेंट रहेगा, स्लोप अगर कांस्टेंट नहीं होगा तो ईएमएफ इंड्यूस कांस्टेंट नहीं रहेगा, ठीक है। तो अगर किसी ग्राफ की स्लोप कांस्टेंट है तो वो तभी हो सकती है जब वो ग्राफ कैसा हो, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो अब आप यहाँ ढंग से देखो, 0 से लेकर 10 सेकेंड्स के लिए ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब यहाँ पे स्लोप कांस्टेंट है, और स्लोप कांस्टेंट है तो ईएमएफ इंड्यूस भी क्या रहेगा, कांस्टेंट, ठीक है। अब जरा 10 से 20 के लिए देखोगे तो ये जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये कर्व्ड है और ऊपर की तरफ बढ़ रहा है तेजी से, ठीक है। तो अब ये कर्व है तो यहाँ पे स्लोप ऑफ कांस्टेंट नहीं है, इस रीजन में स्लोप कांस्टेंट नहीं है। अब स्लोप कांस्टेंट नहीं है तो ईएमएफ भी कांस्टेंट नहीं रहेगा, तो इसमें ईएमएफ कांस्टेंट नहीं है। इस रीजन में भी देखो तो इस रीजन में भी स्लोप कांस्टेंट नहीं है तो इसमें भी ईएमएफ कांस्टेंट नहीं रहेगा, लेकिन इस रीजन में 30 से 40 तक के रीजन में यहाँ पे स्लोप कांस्टेंट है, ठीक है। और जब स्लोप कांस्टेंट होगी तो ईएमएफ भी क्या रहेगा, कांस्टेंट, क्लियर। फोर्थ क्वेश्चन करते हैं, एक कंडक्टिंग सर्कुलर लूप हैविंग ए रेडियस 5 सेंटीमीटर, ठीक है। एक कंडक्टिंग सर्कुलर लूप है और उसकी रेडियस दी है आपको r, तो वो दी है 5 सेंटीमीटर, 0.05 मीटर्स लिख लेते हैं इसको। प्लेस परपेंडिकुलर टू ए मैग्नेटिक फील्ड, एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है, ये परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है, ये कुछ ऐसे बना लेते हैं। और मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया है, तो b की वैल्यू दी है आपको 0.5 टेस्ला। इट इज़ रिमूव फ्रॉम द फील्ड इन 0.5 सेकेंड्स, ठीक है। कितने टाइम में इसको फील्ड से रिमूव कर देते हैं, तो वो है दिया आपको 0.5 सेकेंड्स में, ठीक है। पूछा फाइंड द एवरेज ईएमएफ प्रोड्यूस इन द लूप ड्यूरिंग दिस टाइम, ठीक है। जब इसको यहाँ से लूप से रिमूव करेंगे तो कितना एवरेज ईएमएफ इंड्यूस होगा, तो वो आपसे पूछा गया, ठीक है। तो एवरेज ईएमएफ इंड्यूस का बेसिक जो फॉर्मूला होता है एवरेज इंड्यूस ईएमएफ, तो वो होता है ΔΦ/ΔT, ठीक है। अब ΔΦ/ΔT का सीधा सा मतलब हुआ फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स अपॉन ΔT, जो भी टाइम लगेगा, ठीक है। अब फाइनल फ्लक्स जब इसको मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकाल दोगे आप तो जो फाइनल फ्लक्स होगा वो कितना, 0, ठीक है। तो फाइनल फ्लक्स जो आने वाला है इसमें जब आप पूरा मैग्नेटिक फील्ड से रिमूव कर दोगे इसको तो फाइनल फ्लक्स हो जाएगा 0। इनिशियल फ्लक्स कितना होगा, तो इनिशियल फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है B.A, और जब B और A एक दूसरे के पैरेलल हैं तो ये बन जाएगा B × A, सिंपल फॉर्मूला। वैसे फ्लक्स का जो होता है वो क्या होता है, वो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है V.A,
और एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में, तो फ्लक्स का फॉर्मूला हो गया सिंपली बी इंटू ए। या आप ऐसे समझो, जब सरफेस के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड होता है तो फ्लक्स होता है बी ए, और जब सरफेस के पैरेलल हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, जीरो, ठीक है। तो इस केस में फ्लक्स कितना होगा, बी इंटू ए। बी की वैल्यू कितनी दी है, 0.5, और एरिया कितना दिया है आपको, तो एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू आर स्क्वायर, ठीक है। तो बस अब आपको सारी वैल्यूज पुट कर देनी है, आपको आंसर मिल जाएगा। ईएमएफ इंड्यूस, एवरेज ईएमएफ, तो वो हो जाएगा फाइनल फ्लक्स कितना है, जीरो, इनिशियल फ्लक्स कितना है, तो बी इंटू ए, बी कितना 0.5, एरिया कितना होगा पाई आर स्क्वायर, तो इंटू पाई इंटू आर कितना है, तो आर रेडियस दिया आपको 5.05 मीटर, तो 0.05 का होल स्क्वायर अपॉन टाइम कितना लगा है रिमूव करने में, तो टाइम दिया 0.5 सेकेंड्स, ठीक है। कैलकुलेशन आपको खुद से कर लेनी है और आपको आंसर मिल जाए, ठीक है। और हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, डायरेक्शन की कोई बात नहीं है यहाँ पे, तो मैग्नीट्यूड चाहिए तो इस पर हम क्या लगा देंगे, मॉड, और आपको आंसर मिल जाए। क्लियर। फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है ये। ए कंडक्टिंग सर्कुलर लूप ऑफ एरिया 1 मिलीमीटर स्क्वायर, 1 mm स्क्वायर इज प्लेस्ड कोप्लेनरली विद ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर एट ए डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर फ्रॉम इट, ठीक है। कुछ एक स्ट्रेट वायर है, मान लिया ऐसे स्ट्रेट वायर है, लॉन्ग वायर है, यानी इसको इन्फाइनाइट वायर की तरह हम ट्रीट करेंगे, और इस वायर के साथ इसमें मान लिया ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, और यहाँ पे एक छोटा सा लूप रखा हुआ है, कुछ ऐसे, ठीक है। ये लूप रखा हुआ है, और मैंने काफ़ी स्मॉल इसलिए बनाया हुआ है क्योंकि इसका जो एरिया है, इसका जो एरिया दिया वो दिया 1 mm स्क्वायर, यानी इस डिस्टेंस के कंपेरेटिवली इसका एरिया वेरी स्मॉल है, ठीक है। एरिया सिर्फ कितना दिया आपको, एरिया तो वो दिया 1 mm स्क्वायर, ठीक है। और वायर से डिस्टेंस कितनी है, ये जो डिस्टेंस जिसको हम आर बोलेंगे, मान लिया ये डिस्टेंस आर, तो ये आर डिस्टेंस कितनी है, तो वो काफ़ी ज़्यादा दी है उसके कंपेरिजन में 20 सेंटीमीटर। द स्ट्रेट वायर कैरीज एन इलेक्ट्रिक करंट विच चेंजेस फ्रॉम 10 एम्पियर टू 0 इन 0.1 सेकेंड। इसमें एक करंट फ्लो हो रही है आई, और आई की वैल्यू वेरी कर रही है, 10 एम्पियर से वो कितनी हो जाती है, जीरो, कितने टाइम में, तो वो जो टाइम दिया वो दिया 0.1 सेकेंड, ठीक है। ये टाइम दिया डेल्टा टी, अगर हम इसको बोलें इतने टाइम में करंट 10 एम्पियर से जीरो हो जाती है, ठीक है। तो पूछा फाइंड द एवरेज ईएमएफ इंड्यूस इन द लूप, इस लूप में कितना एवरेज ईएमएफ इंड्यूस होगा, ठीक है। तो पहले आप ये देखो, ये जो करंट अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, तो अगर आप राइट हैंड थंब रूल लगाओगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी वो इनवर्स डायरेक्शन में होगी, ठीक है। यानी सरफेस के इस लूप के क्या है, परपेंडिकुलर, ठीक है। कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, ये क्या हो जाएगा, इस लूप से पास होने वाला मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो फ्लक्स, अगर हम ईएमएफ इंड्यूस की बात करें, एवरेज ईएमएफ इंड्यूस, तो वो होता है डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, ठीक है। मॉड ऑफ डेल्टा फाई एवरेज है, तो इसलिए डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, और हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए तो इसलिए इस पर सिर्फ क्या लगाया, मॉड, ठीक है। तो डेल्टा फाई क्या हो जाएगा, तो डेल्टा फाई हो जाएगा फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स अपॉन डेल्टा टी, जो भी टाइम गया, ठीक है। तो अगर आप देखो फाइनल फ्लक्स अगर देखें तो फाइनल फ्लक्स जीरो हो जाएगा, क्योंकि करंट कितना हो गया, जीरो, 10 एम्पियर से करंट कितना हो गया, जीरो। फाइनली जब करंट जीरो हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो गया तो फाइनल फ्लक्स भी कितना हो जाएगा, जीरो। फाइनल फ्लक्स कितना हो गया, जीरो, माइनस इनिशियल फ्लक्स कितना होगा, तो इनिशियल फ्लक्स का फॉर्मूला होगा वी इंटू ए, और एरिया आपको गिवन नहीं है, और इसका मॉड डिवाइडेड बाई टाइम कितना लगा है, तो इस चेंज में टाइम लगा 0.1 सेकेंड, तो ये हो जाएगा 0.1 सेकेंड, ठीक है। बस अब कुछ नहीं करना, अब कैलकुलेशन आपको खुद से कर लेनी है। जब हम मॉड हटाएंगे तो ये जो माइनस का टर्म है वो प्लस ही हो जाएगा, बी ए अपॉन 0.1 हो जाएगा। बी ए कितना है, तो बी ए म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर इंटू ए कितना है, तो ए गिवन है आपको 1 mm स्क्वायर इंटू ए अपॉन किस टाइम से डिवाइड कर रहे हैं, टाइम कितना है, 0.1, ठीक है। अब सारी वैल्यूज आपको पुट कर लेनी है और आपको आंसर मिल जाएगा। एरिया, और लेकिन यूनिट्स जो है वो प्रॉपर पुट करनी है, ठीक है। एरिया 1 mm स्क्वायर है, तो ये बन जाएगा मीटर स्क्वायर में 10⁻⁻⁶ मीटर स्क्वायर, ठीक है। और करंट की वैल्यू कितनी है, तो वो करंट थी 10 एम्पियर, और रेडियस कितनी है, ये डिस्टेंस, सॉरी ये जो आर डिस्टेंस है वो कितनी है, तो वो दिया आपको 20 सेंटीमीटर, तो उसको मीटर्स में पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.2 मीटर्स। क्लियर। सारी वैल्यूज पुट कर देनी है, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई की वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है। जो म्यू नॉट की वैल्यू होती है, म्यू नॉट होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, ये वैल्यू होती है म्यू नॉट की। सारी वैल्यूज यहाँ पुट कर देनी है, आपको प्रॉपर आंसर मिल जाएगा वोल्ट्स में। क्लियर। 6th क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या है, एक स्क्वायर शेप कॉपर कॉइल है और उसकी एज लेंथ दी है 50 सेंटीमीटर, ठीक है। ये जो एज लेंथ है इसको स्मॉल कह देते हैं, वो आपको गिवन है ये,
50 सेंटीमीटर, हाफ मीटर इसकी एज लेंथ है, और नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है, स्मॉल एन अगर उसको बोले नंबर ऑफ टर्न्स तो वो दिए हैं 50 टर्न्स। और एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है, और उस मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो भी गिवन है आपको 1 टेस्ला। ठीक है, इट इज़ रिमूव फ्रॉम द मैग्नेटिक फील्ड इन 0.25 सेकेंड्स। इसको रिमूव कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड से, कितने टाइम में रिमूव कर दे रहे हैं, तो वो टाइम दिया आपको 0.25 सेकेंड्स। उसके बाद एंड रीस्टोर्ड इन इट्स ओरिजिनल प्लेस इन नेक्स्ट 0.25 सेकेंड्स, और वापस इससे इसको ओरिजिनल प्लेस पे लेके आते हैं कितने टाइम में, नेक्स्ट 25 सेकेंड्स में। ठीक है, तो पूछा फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज ईएमएफ इंड्यूस इन द लूप ड्यूरिंग, जब इसको रिमूव करते हैं तब कितना एवरेज ईएमएफ इंड्यूस होगा, जब वापस लेके आएंगे तब कितना एवरेज ईएमएफ इंड्यूस होगा, और पूरे मोशन के दौरान। ठीक है, तो पहले एक एक करके करते हैं। फर्स्ट पार्ट, जब उसको रिमूव करेंगे, ठीक है, तो एवरेज ईएमएफ का जो फॉर्मूला होता है एवरेज ईएमएफ इंड्यूस, तो वो होता है डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, और हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो इस पर मैंने मॉड लगा दिया। तो डेल्टा फाई क्या हो जाएगा, फ्लक्स फाइनल माइनस फ्लक्स इनिशियल अपॉन जो टाइम लगा है डेल्टा टी, और उस पर क्या लगा देते हैं मॉड। अब फाइनल फ्लक्स कितना होगा, तो जब इसको रिमूव कर देंगे मैग्नेटिक फील्ड में से तो फाइनल फ्लक्स कितना हो जाएगा 0, माइनस इनिशियल फ्लक्स कितना होगा, तो इनिशियल फ्लक्स होगा, वैसे अगर एक लूप होता है सिंगल लूप, ढंग से समझना, जब एक लूप होता है सिंगल लूप तो जो फ्लक्स होता है वो होता है बी इंटू ए, और अगर n नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो जो फ्लक्स हो जाएगा वो एन बी ए हो जाता है। ठीक है, हर टर्न का बी ए एन टाइम सेट करेंगे तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा एन बी ए। ठीक है, तो 0 माइनस एन बी और ए कितना होगा, तो वो हो जाएगा स्क्वायर है तो ए स्क्वायर, साइड दिए ए तो इसका एरिया फाइंड करेंगे तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, वो टाइम आपको पता है, और इसका हमें क्या लेना है मॉड, तो ये जो नेगेटिव है पॉजिटिव में कन्वर्ट, तो फाइनल आंसर मिल जाएगा आपको एन बी ए स्क्वायर अपॉन डेल्टा टी। कैलकुलेशन का काम आपको खुद से कर लेना है, नंबर ऑफ टर्न्स दिए हैं, मैग्नेटिक फील्ड दिया है, एरिया फाइंड करना है ऐसा यूनिट्स में, और डेल्टा टी दिया, सारी वैल्यूज आप पुट करोगे और आपको ईएमएफ इंड्यूस की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से। क्लियर। अगर हम सेकंड पार्ट में कह रहे हैं ड्यूरिंग इट्स रीस्टोरेशन, जब इसको वापस लेके आते हैं, ठीक है, तो चेंज इन फ्लक्स तो सेम ही रहेगा। ठीक है, पहले फ्लक्स था बी, पहले फ्लक्स कुछ था, मान लिया एन बी ए स्क्वायर था फ्लक्स, और जब इसको रिमूव किया तो कितना हो गया 0। ठीक है, मैं ढंग से बताता हूँ आपको, ऐसे समझ, जब वो लूप के अंदर, लूप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर था तब उसमें से कितना फ्लक्स पास कर रहा था, तो वो था एन बी ए एरिया, और एरिया किसके बराबर, ए स्क्वायर के बराबर, और जब इससे लूप से बाहर कर देते हैं तो फ्लक्स कितना हो जाता है 0। ठीक है, अब अगर रिस्टोरेशन की बात करें तो पहले फ्लक्स कितना होगा 0, और जब उसको लूप के अंदर लेके आएंगे तो फिर से फ्लक्स कितना हो जाएगा एन बी ए स्क्वायर। तो अगर चेंज इन फ्लक्स की बात करें तो चेंज इन फ्लक्स दोनों केसेस में सेम है, एक केस में एन बी ए स्क्वायर एक केस में होगा 0 माइनस एन बी ए स्क्वायर, और दूसरे केस में होगा एन बी ए स्क्वायर माइनस 0, लेकिन कुछ भी करोगे मैग्नीट्यूड अगर हम लेंगे तो चेंज इन फ्लक्स दोनों केसेस में क्या रहेगा सेम, और टाइम भी जो लगाया रिस्टोरेशन में वो वही टाइम है जो रिमूवल का टाइम है, तो टाइम भी क्या है सेम। इसका मतलब रिस्टोरेशन के टाइम जो ईएमएफ इंड्यूस होगा, एवरेज ईएमएफ इंड्यूस, तो वो भी किसके बराबर होगा, एन बी ए स्क्वायर अपॉन डेल्टा टी के बराबर। क्लियर। उसके बाद थर्ड पार्ट में कह रहे हैं वो ड्यूरिंग इट्स कंप्लीट मोशन, तो अगर आप कंप्लीट मोशन की बात करोगे तो कंप्लीट मोशन में अगर आप देखोगे तो चेंज इन फ्लक्स 0 हो जाएगा, क्योंकि जो इनिशियल स्टेट है सिस्टम की वही सिस्टम की फाइनल स्टेट है, आपने इसको रिमूव किया और फिर वापस वहीं ला के रख दिया, तो जब यहाँ था तो कुछ फ्लक्स पास करेगा और वापस वहीं ला के रख दोगे तो वहीं से फिर से सेम फ्लक्स पास करेगा, तो चेंज इन फ्लक्स कितना हो जाएगा 0, और चेंज इन फ्लक्स 0 हो गया तो ईएमएफ इंड्यूस भी कितना हो जाएगा आपका 0। ठीक है, तो कंप्लीट मोशन के दौरान जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो कितना होगा 0। क्लियर। 7th क्वेश्चन करते हैं, इसमें वो कह रहे हैं सपोज द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल इन द प्रीवियस प्रॉब्लम इज 25 ओम। ठीक है, जो रेजिस्टेंस दिया है कॉइल का वो आपको दिया है 25 ओम, और ईएमएफ कितना इंड्यूस हुआ था, तो रिमूवल और रिस्टोरेशन के दौरान जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ था अगर आपने उसकी वैल्यू सारी पुट करी होंगी तो आपको जो आंसर मिला होगा वो मिला होगा 50 वोल्ट, इतना ईएमएफ इंड्यूस हुआ था। और कंप्लीट मोशन के दौरान जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है कंप्लीट, तो वो कितना हुआ था 0, एवरेज ईएमएफ इंड्यूस। ठीक है, अब जरा ढंग से समझना है इसमें, रिमूवल में एवरेज ईएमएफ इंड्यूस कितना हुआ 50 वोल्ट, रिस्टोरेशन में भी एवरेज ईएमएफ इंड्यूस कितना हुआ 50 वोल्ट। ठीक है, अब आपसे पूछा गया एज्यूम दैट द कॉइल मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ड्यूरिंग इट्स रिमूवल एंड रिस्टोरेशन, फाइंड द थर्मल एनर्जी डेवलप्ड इन द कॉइल। थर्मल एनर्जी कितनी डेवलप होगी। ठीक है, तो जो पावर का फॉर्मूला होता है P, तो वो होता है V स्क्वायर अपॉन R। ठीक है, और थर्मल एनर्जी का फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी। ठीक है, हीट जो होती है डेवलप वो होती है पावर इंटू टाइम। ठीक है,
अब सारी वैल्यूज़ आपको पता है। अब ये कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कराते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कराते हैं, इसका मतलब जो फ्लक्स चेंज हो रहा होगा वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से फ्लक्स, यूनिफॉर्म रेट से फ्लक्स चेंज हो रहा होगा, ठीक है, कांस्टेंट रेट से फ्लक्स चेंज हो रहा होगा। और अगर कांस्टेंट रेट से फ्लक्स चेंज हो रहा है तो जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो भी क्या होगा, ये कांस्टेंट, क्योंकि जो ईएमएफ इंड्यूस होता है उसके वो होता किसके बराबर है, तो होता है माइनस डी फाई बाई डी टी। यानी फ्लक्स अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड देखें तो इस पर हम मॉड लगा देंगे, तो फ्लक्स अगर कांस्टेंट रेट से चेंज कर रहा है तो डी फाई बाई डी टी क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट, इसका मतलब ईएमएफ इंड्यूस भी क्या रहेगा, कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट वैल्यू कितनी है, 50 वोल्ट, ठीक है। तो हीट अगर हम निकालें इट्स रिमूवल के दौरान तो वो हो जाएगी वी स्क्वायर करेंगे तो 50 इंटू 50 2500 इंटू टाइम कितना लगा था, तो टाइम लगा था 0.25 सेकेंड्स, अपॉन रेजिस्टेंस कितना दिया, तो रेजिस्टेंस आपको दिया है 25, ठीक है। तो 25 से कैंसिल करेंगे 100 टाइम्स, तो कितने जूल हीट डेवलप हो गई रिमूवल के दौरान, तो वो आ गई 25 जूल्स, ठीक है। और रीस्टोरेशन के दौरान अगर आपसे पूछा जाएगा तो वो भी कितनी हीट होगी, तो उसके लिए भी सेम फॉर्मूला लाएंगे, वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी, ठीक है। तो इसमें भी जो आंसर आने वाला वो कितना आ रहा है, 25 जूल, ठीक है। और जब आप रिमूव कर रहे हो तब भी 25 जूल हीट डेसिपेट हो गई, जब आप वापस अंदर पुट कर रहे हो तो भी 25 जूल हीट डेसिपेट हो गई, एनर्जी डेसिपेट हो गई है, ठीक है। तो टोटल मोशन के दौरान टोटल हीट कितनी डेवलप हुई, तो हीट जो होती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। जरा ढंग से समझना, जब हम उसको बाहर लेके आ रहे थे मान लिया, ठीक है, तो हो सकता है जो करंट फ्लो वो कुछ इस डायरेक्शन में करंट फ्लो, जब हम इसको वापस अंदर लेके आएंगे तो हो सकता है करंट उसके अपोजिट फ्लो, ठीक, कुछ ऐसे होगा। जब हम इसको रिमूव कर रहे होंगे तो करंट अगर क्लॉकवाइज फ्लो होगा, तो जब हम इसको वापस पुट करेंगे तो करंट कैसा फ्लो होगा आपका, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, कुछ ऐसे मैंने मान लिया, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा नेट चार्ज कितना फ्लो कर गया, तो नेट चार्ज कितना फ्लो कर गया, 0, ठीक है। इसी तरह से अगर आप लूप को बाहर पुट कर रहे हो, ठीक है, तो अगर हम प्रॉपर तरीके से बनाए, मान लिया मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ था और लूप को हम रिमूव कर रहे हैं, तो इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस की जो बैटरी लगेगी, तो जब हम लूप को रिमूव करेंगे तो फ्लक्स कम करेगा, फ्लक्स डिक्रीज होगा, तो लेंज लॉ के हिसाब से जो इंड्यूस ईएमएफ होगा वो फ्लक्स को बढ़ाने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो ईएमएफ इंड्यूस की जो बैटरी लगेगी वो कुछ ऐसे लगेगी, ऐसे, कितने वोल्ट की बैटरी लगेगी, वो 50 वोल्ट की बैटरी, ठीक है। लेकिन जब आप इसको वापस अंदर रखोगे तब जो ईएमएफ इंड्यूस की बैटरी लगेगी वो कुछ ऐसे लगेगी, ठीक है। तो अगर आप नेट बैटरी पूछी जाएगी, नेट कितनी बैटरी, तो वो 0 हो जाएगी, क्योंकि एक बार एक डायरेक्शन में करंट फ्लो कराने की कोशिश कर रही है बैटरी और दूसरी बार दूसरी डायरेक्शन में, तो नेट करंट कितना फ्लो हो जाएगा, 0। लेकिन हीट जो है, हीट इसकी स्केलर क्वांटिटी है, और जब करंट क्लॉकवाइज फ्लो होगा तब भी हीट जनरेट होगी, जब एंटी क्लॉकवाइज फ्लो होगा तब भी हीट जनरेट होगी, और टोटल हीट हो जाएगी वो सिंपली हो जाएगी हीट डेवलप इन फर्स्ट प्रोसेस प्लस हीट डेवलप इन सेकंड प्रोसेस, तो 25 प्लस 25 ये कितना हो जाएगा, 50 जूल, ठीक है। तो टोटल हीट कितनी डेवलप होगी, 50 जूल। ऐसा नहीं करना है आपको कि जैसे एवरेज ईएमएफ निकाला था कंप्लीट मोशन के दौरान, जो एवरेज ईएमएफ निकाला था वो था 0, तो आप कह दो हीट भी 0 हो जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। 0 इसलिए हुआ है क्योंकि आधे टाइम के लिए एक डायरेक्शन में और दूसरे आधे टाइम के लिए दूसरे डायरेक्शन में, तो एवरेज ईएमएफ कितना हो जाएगा, 0। लेकिन जब एक डायरेक्शन में तब भी हीट डेसिपेट हो रही है, जब दूसरी डायरेक्शन में तब भी हीट डेसिपेट हो रही है, और नेट हीट निकालोगे तो आप इनको सिंपली स्केलर की तरह क्या करोगे, ऐड, तो नेट हीट डेवलप कितनी हो जाएगी, 25 प्लस 25 यानी 50 जूल्स, क्लियर।